रैंडम वेरिएबल पे कंडीशन करना, ठीक है। तो क्या है, द कंडीशनल पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स कंडीशन ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट ए हैविंग प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 इज डिफाइंड एज दिस। आपके पास पहले एक्स एक रैंडम वेरिएबल था, उस रैंडम वेरिएबल के बारे में आपको कुछ बिलीफ था या उस रैंडम वेरिएबल का कोई पीएमएफ का मॉडल था, ठीक है। अब आपको मजीद एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली कि इवेंट ए जो है वो अगर कर गया है, तो अब आप देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स गिवन दैट यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट ए, ठीक है। तो जिस तरह हमने कंडीशनिंग ऑफ एन इवेंट ऑन अनदर इवेंट डिस्कस किया था, उसी तरह ये है कंडीशनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑन सम इवेंट ए, तो उसको हम इस डेफिनेशन के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नोट दैट द इवेंट आवाज आ रही है तो अच्छा ठीक है। नोट दैट द इवेंट x इंटरसेक्शन a आर डिसजॉइंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। ये कैसे, कोई बता सकता है? और कुछ वेरिएबल रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये कैसे होगा? हेलो, आवाज आ रही है तो बताएं ना, जवाब कोई नहीं दे रहा। यस सर, आ रही है। यस सर, ये दोनों एक दूसरे पे डिसजॉइंट ही होंगे ना सर? नहीं, ये दोनों डिसजॉइंट की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है ये जो डिफाइन किया हुआ ना ये टर्म, ये डिसजॉइंट होगी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। ये जो है एक्स इंटरसेक्शन ए, ये डिसजॉइंट होगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। तो हमने डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं, जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसको हम उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट आउटकम्स होते हैं, ठीक है, जो कि सैंपल स्पेस में लाइक करते हैं। अब हम सैंपल स्पेस को मैप करते हैं टू सम रियल नंबर, ठीक है। तो वो तो रैंडम वेरिएबल की हमने डेफिनेशन बताई थी कि रैंडम वेरिएबल जो है वो क्या करता है, हमारे सैंपल स्पेस के आउटकम्स को मैप करता है टू सम रियल नंबर्स। तो एक सैंपल स्पेस वाली डिफरेंस, फिर हमने उसको मैप कर दिया टू सम रैंडम वेरिएबल टू सम रियल नंबर्स। लेकिन इवेंट्स जो है वो हम क्या क्या डिफाइन करते थे, हम इवेंट्स जो है वो मैपिंग से पहले ही सैंपल स्पेस के अंदर इवेंट्स डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये एक सैंपल स्पेस है, ठीक है, इसमें डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हैं रिलेटेड टू दैट एक्सपेरिमेंट, और ये जो है ना मैंने एक इवेंट डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास हमने ये किया था रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन की, इस पूरे सैंपल स्पेस को हमने मैप किया था टू सम रियल नंबर्स, ठीक है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि ये वाला पोर्शन जो है मैप हो गया एक्स की एक वैल्यू पे, ये वाला पोर्शन मैप हो गया एक्स की दूसरी वैल्यू पे। जैसे यहाँ पे उसने बताया हुआ कि जी ये जो एक सर्कल है, ये एक्स की वैल्यू जब स्मॉल एक्स है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सैंपल स्पेस में इस इवेंट को, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू एक्स बार है तो सैंपल स्पेस में ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस इवेंट को, ठीक है। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स यू हैव डिफरेंट इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, क्योंकि सारा सैंपल स्पेस जो है वो रैंडम वेरिएबल में मैप हो गया, तो अगर हम x का इंटरसेक्शन लें विद दिस इवेंट तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वो डिसजॉइंट होंगे ना। वो अगर मैंने a को कंसिडर करना है, अगर मैं a को देखूं तो a जो है वो मैप हो रहा होगा टू सम वैल्यूज ऑफ x। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? सही नहीं क्लियर हो सर। इवेंट ए और एक्स में क्या रिलेशन? एक तो ये है ना कि अभी इवेंट ए को आप भूल जाएं, आप ये कंसिडर करें कि आपके पास एक पूरा सैंपल स्पेस है, ठीक है, और उस सैंपल स्पेस को आपने रियल नंबर्स पे मैप कर दिया जो कि स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट हो रही हैं, जी सर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि इस ये जो पूरा आपका सैंपल स्पेस है उसको मैंने एक्स पे मैप कर दिया, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि x की एक वैल्यू जो है वो सैंपल स्पेस के किसी पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी ना,
ये एक सैंपल स्पेस के अंदर किसी इवेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। जी सर। ऐसा ही है ना? तो अगर मैं उन तमाम इवेंट्स का इंटरसेक्शन लूँ ए के साथ, अगर मैं तमाम इंटरसेक्शन लूँ ए के साथ, तो क्या करेगा? कुछ एक्स की वैल्यूज इस पोर्शन को कवर करेंगे, कुछ एक्स की वैल्यूज इस पोर्शन को कवर करेंगे, कुछ एक्स की वैल्यूज इस पोर्शन को कवर करेंगे, कुछ एक्स की वैल्यूज इस पोर्शन को कवर करेंगे। ठीक है, सही है ना? अगर आप इस इवेंट ए को देखें और एक्स के साथ, एक्स के डिफरेंट वैल्यूज के साथ इसका इंटरसेक्शन लें, तो एक्स की कुछ वैल्यूज होंगी जो इस पोर्शन को कवर कर रही होंगी, कुछ वैल्यूज इस पोर्शन को कवर कर रही होंगी, कुछ वैल्यूज इस पोर्शन को कवर कर रही होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि द इंटरसेक्शन ऑफ द इवेंट ए विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, जारी बात है वो डिसजॉइंट होंगे ना आपस में। ये यहाँ बताया। ठीक है, नो दैट द इवेंट x intersection are disjoint for different values of x, क्योंकि आपने पूरे सैंपल स्पेस को मैप कर दिया है टू सम रियल नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल x, और ये स्मॉल x की एक वैल्यू सैंपल स्पेस में किसी एक पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, x की दूसरी वैल्यू सैंपल स्पेस में किसी दूसरे पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, x की तीसरी वैल्यू किसी तीसरे पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और अगर इन तमाम का मैं इंटरसेक्शन लूँ विद दिस इवेंट, बिग इवेंट ए, तो वो क्या आएगा? आपस में डिसजॉइंट्स होंगे ना, डिसजॉइंट सेट बनेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना चाहूँ और मेरे पास वो सेट ऑफ डिसजॉइंट, अगर ये हमने डिस्कस किया था ना कि अगर हम किसी भी इवेंट को डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड कर दें तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट होगी वो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट डिसजॉइंट सेट्स होगी। ठीक है, तो अगर हमने क्या किया कि इवेंट ए को हमने ब्रेक कर दिया इन डिसजॉइंट सेट्स में, तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज को अगर मैं सम कर दूं फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ए आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो जो है एक लेजिटिमेट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है और वो नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए अगर इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैं सम करूं ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ये एग्जांपल दी है कि आपके पास एज एन एग्जांपल लेट एक्स बी द रोल ऑफ डाई। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो आउटकम्स हैं एक्स, जो इनिशियल आपका एक्स के बारे में बिलीफ है वो क्या है कि एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल दैट कैन हैव वैल्यूज 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसकी 6 पॉसिबल वैल्यूज हैं एंड ईच हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6। ये आपका प्रायर बिलीफ है। ठीक है, लेकिन अब आपके पास क्या है? इवेंट ए के बारे में इंफॉर्मेशन है, दैट ए बी द इवेंट दैट द रोल इज एन इवन नंबर। अब आपके पास ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो ये आपके बिलीफ को चेंज करेगा फॉर द रैंडम वेरिएबल एक्स। हाउ योर बिलीफ विल चेंज? इसके इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, सारी बात है कंडीशनल को हमने ऐसे ही डिफाइन किया था, इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंडीशनिंग इवेंट। ठीक है, Yes, sir. तो ये Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंडीशनिंग इवेंट। तो कंडीशनिंग इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? रोल इज इवन, वो क्या होगी? 1 और 2। रोल इज इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6। हाँ। ठीक है, और ये क्या होगी? प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स एंड एक्स इज इवन 1/3। तो ये आपके पास ये चीज बनेगी। और कैपिटल एक्स की देखिए ना, जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि आपके पास इवेंट जो अगर कर गया है वो इवन नंबर है, तो अब आपके पास एक्स की जो वैल्यूज हैं वो 135 तो नहीं हो सकती ना, इसलिए मतलब है कि 135 की वैल्यूज जो हैं वो क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी की 0 हो गई। तो नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए आपकी जो x इज इक्वल टू 2 4 और 6 की वैल्यू है वो रीस्केल होनी चाहिए। तो ये बेसिकली एक रीस्केलिंग फैक्टर है, 1 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ द रोल इज इवन, ये एक स्केलिंग फैक्टर है। इसको अगर मैं डायग्राम से आपको समझाऊँ ना तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा कि ये आपके पास एक जो है ना जॉइंट PMF गिवन है ऑफ द 2 रैंडम वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना उसने ये 3 स्लाइसेस जो है ना प्लाट किए हुए हैं। ये 3 स्लाइसेस क्या है? ये 3 स्लाइसेस हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। अगर आप y की वैल्यू को 3 देखें तो वो इस लाइन के क्रॉस है। ठीक है, तो ये जो एक फर्स्ट बार, सेकंड बार एंड थर्ड बार, ये यहाँ पे उसने प्लॉट किए हुए हैं। दिस
दिस इज बेसिकली, ये जो राइट साइड पे आपको 3 फिगर्स नजर आ रही हैं, ये 3 स्लाइसेस हैं किसके, इस जॉइंट PMF के फॉर 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ i, फॉर y इज इक्वल टू 3, फॉर y इज इक्वल टू 2 एंड फॉर y इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये जो स्लाइसेस आपको Yes. नजर आ रहे हैं, समझ आ रही? लेकिन इसमें और इसमें एक फर्क है, इनकी शेप देखें एग्जैक्टली सेम है। अगर आप देखें इस स्लाइस की शेप देखें तो इस स्लाइस की शेप बिल्कुल सेम है इसके, इस सेकंड जो मिडल वाला स्लाइस है इसकी शेप एग्जैक्टली सेम है इसके, और ये जो ये वाला स्लाइस है इसकी शेप एग्जैक्टली सेम है इसके, लेकिन ये क्या है, रीस्केल हुआ है। ठीक है, तो अगर आप फार्मूला से भी देखें तो आपके पास जो जॉइंट जो कंडीशनल पीएमएफ है और जो जॉइंट पीएमएफ है वो रिलेटेड है थ्रू दिस स्केलिंग फैक्टर 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू y। ठीक है, और ये रीस्केलिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि ये जो कंडीशनल पीएमएफ है ये एक लेजिटिमेट पीएमएफ है। तो यहाँ पर तो ये अगर हम जॉइंट पीएमएफ की बात करें तो ये तमाम वैल्यूज जो है ना सम होके आपको क्या देनी चाहिए, 1 देना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं कंडीशनल यूनिवर्स में चला गया, मतलब फॉर एग्जांपल इफ y इज इक्वल टू 2, तो अब उसका मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यूज सिर्फ अगर कर सकती हैं ये 3 वैल्यूज, ये बाकी जो उसके लेफ्ट साइड पे या जो राइट साइड पे ये वाली वैल्यूज अगर नहीं कर सकती, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। तो जब इनकी 0 हो गई तो आपको नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए जो दरमियान वाला स्लाइस है इसको रीस्केल करना पड़ेगा टू मेक सम इक्वल टू 1। ऐसा ही है ना? तो वो Yes, जो sir. रीस्केलिंग फैक्टर है ये वाला है, ये 1/this, ये जो रीस्केलिंग फैक्टर है, बिकॉज conditional PMF is a legitimate PMF, so it must satisfy the normalization property। ठीक हो गया? Yes, sir. तो अब मेरे ख्याल में ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अभी हमने क्या किया, कंडीशनिंग, एक रैंडम वेरिएबल को कंडीशन किया टू सम इवेंट। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि एक रैंडम वेरिएबल को कंडीशन करें किसी दूसरे रैंडम वेरिएबल पे। सिर्फ नोटेशंस का फर्क है। ठीक है, कि पहले हमने प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X इज इक्वल टू X, एक प्रायर बिलीफ था आपका X के बारे में, और वो प्रायर बिलीफ कैसे चेंज हुआ विद द अकरेंस ऑफ द इवेंट है वो हमने डिस्क्राइब किया उसको इस नोटेशन से, प्रोबेबिलिटी ऑफ X गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास X के बारे में एक प्रायर बिलीफ है, और अब जो है हमारे पास एक इवेंट रैंडम वेरिएबल Y की इंफॉर्मेशन आएगी, तो हाउ इट विल चेंज आवर बिलीफ अबाउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ X, वो ये चीज़ कैप्चर करेगी। और वो क्या होगी, वो वही होगी जो जॉइंट की PMF की डिस्ट्रीब्यूशन होगी विद दिस रीस्केलिंग फैक्टर। ठीक है, Yes. समझ आ रही है कि नहीं? समझ आ रही है। तो जो इस पूरे इसका कंक्लूजन है वो ये है कि आपकी जो जॉइंट पीएमएफ है वो रिलेटेड है विद द कंडीशनल पीएमएफ थ्रू दिस स्केलिंग फैक्टर। ठीक है, जॉइंट पीएमएफ जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं विद द कंडीशनल एंड द मार्जिनल पीएमएफ। तो इसको, इस फार्मूले को आप y की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसके बाद ये एक एग्जांपल है, इस स्टेटमेंट को आप पढ़ें तो फिर मैं इसको बताता हूँ आपको। वो हो जाएगा जैसे, तो बस आप कोशिश करें। ये पढ़ें तो फिर मुझे बताएं। हैं पढ़ लिया स्टेटमेंट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसमें जो हमने जॉइंट पीएमएफ फाइंड करनी है, इसमें आप मुझे ये बताएं X और Y की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या हैं? X की है 0, 1, 2 और और Y क्या की। रिप्रेजेंट कर रहा है? सर कितने क्वेश्चन आस्क?
हाँ, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड क्या है, जीरो की कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए, या एक क्वेश्चन पूछा जाए, या दो क्वेश्चन पूछे जाए। अब हर क्वेश्चन के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/4 है, और रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4 है, ठीक है। और एक क्वेश्चन अगर आपने फर्ज करें उसने प्रोफेसर ने जो है उसको सही आंसर किया या गलत आंसर किया, वो इंडिपेंडेंट है दूसरे क्वेश्चन को सही आंसर करने में से या रॉन्ग आंसर करने से। समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो वाई बेसिकली क्या है, वाई द नंबर ऑफ क्वेश्चंस शी आंसर्स रॉन्ग, ठीक है। तो वो क्या हो सकते हैं, 0 1 2 ही हो सकते हैं। फॉर अगर x जो है 0 1 2 है, तो y भी 0 1 2 ही हो सकते हैं ना। Yes, sir. ठीक है। तो आपने प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपने ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जीरो क्वेश्चन आस्क और जो वो रॉन्ग आंसर दे वो भी जीरो हो, एक क्वेश्चन पूछा जाए और मतलब आपने क्या क्या किस किस कॉम्बिनेशन को फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, 0 0 की, 0 1 की, 0 2 की, फिर 1 0 की, 1 1 की, 1 2 की, 2 0 2 1 2 2, ऐसा ही है ना? जी सर, ये पॉसिबल। ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्मॉल x इज इक्वल टू 0 एंड स्मॉल y इज इक्वल टू 0, कि कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए, कोई उसको ना रॉन्ग आंसर ना किया जाए। 1/3. 1/3 plus 1/3. इसमें अब आप कंडीशनल यूज कर सकते हैं ना, ये इस तरह आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी capital X y equal to 0 0 is equal to the probability of small x equal to 0, and probability that no answer probability that answer is no answer is given incorrect if no question is asked, ठीक है। if small y is equal to 0 x is equal to 0, ये इससे आप फाइंड कर सकते हैं उन तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स की प्रोबेबिलिटी जो इस रैंडम वेरिएबल x और y के साथ रिलेटेड है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल x इक्वल टू 0 क्या है आपके पास? 1/3 है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 1 और 2 ये तीन क्वेश्चंस हैं जो कि वो पूछ सकते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चंस के जो है प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 है। 0 क्वेश्चंस पूछेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, एक क्वेश्चन पूछेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, या दो क्वेश्चन पूछेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 0 इज 1/3। और अब मुझे ये बताएं कि प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 0 गिवन x इज इक्वल टू 0 ये क्या होगी? ये 1 होगी। 1. जब कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया तो इनकरेक्ट की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये 1 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 0 आपके पास क्या होगी, 1/3, ऐसा ही है ना? Yes, sir. समझ आई? 1/3। तो यहाँ पे उसने टेबल बनाया हुआ है, इसमें आप देखेंगे 0 0 की 1/3 है, या 16/40 और 1/3 को उसने रीस्केल कर दिया, इसको 1/3 है, 1/3 है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए और एक क्वेश्चन को रॉन्ग आंसर दिया जाए, ये प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी ना, ऐसे तो पॉसिबिलिटी नहीं। कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गया तो किसको रॉन्ग आंसर वो करेगी, ठीक है। समझ आइए कि नहीं? जी सर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल x इक्वल टू 0 एंड स्मॉल y इक्वल टू 1? तो ये तो 0 होगी ना, कि क्वेश्चन पूछा नहीं गया तो रॉन्ग तो देने की पॉसिबिलिटी जो है वो, ठीक है। इसी तरह कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए तो 0 2 की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होगी। तो इसका मतलब क्या है कि 0 1 एंड 0 2 की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है, ठीक है। इसी तरह आप अब फाइंड करें एक क्वेश्चन पूछा गया और 1 0, अब मैंने 1 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन पूछा गया और 0 क्वेश्चन जो है ना वो रॉन्ग आंसर किए गए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/3 multiplied by 3/4. 1/3/4। एक क्वेश्चन पूछा गया और कोई रॉन्ग नहीं आंसर किया गया, उसका मतलब वो करेक्टली आंसर किया गया, करेक्टली आंसर करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, ठीक है। तो इस तरह आप इन तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स की जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट एक है वो मैं आपको बता दूं, इसमें आप ये बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल x इक्वल टू 2 एंड स्मॉल y इक्वल टू 1, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक क्वेश्चन जो है ना वो उसको रॉन्ग आंसर किया गया, तो वो ऐसे फाइंड
1 by दो 3 क्वेश्चन 3 पूछे by गए हैं, 4 वो ये करेगा, वो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। और एक क्वेश्चन रॉन्ग आंसर किया गया है, तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज दिस कैन अकर, इस ये दो डिफरेंट वेज में अगर हो सकता 2 है कि पहला different क्वेश्चन ways. जो है वो करेक्ट आंसर किया जाए और दूसरा रॉन्ग आंसर किया जाए, या पहला क्वेश्चन रॉन्ग किया जाए और दूसरा करेक्ट किया जाए। और चूंकि ये इंडिपेंडेंट है इसलिए इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है ना, समझ आइए कि नहीं? तो अगर मैं 2 1 Yes. को फाइंड करना चाहूँ तो होगा 1/3 आ जाएगा इसका, ये इसका ना, क्योंकि दो क्वेश्चंस आस्क करने की जो प्रोबेबिलिटी 1/3 है। और फिर ये चीज़ कंप्यूट करने के लिए मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा कि ये जो है ना एक क्वेश्चन के रॉन्ग होने की जो पॉसिबिलिटी है वो दो पॉसिबल वेज में अगर कर सकती है। अगर मैंने दो क्वेश्चन पूछे हों कि अगर पहला क्वेश्चन सही आंसर किया जाए और दूसरा क्वेश्चन रॉन्ग आंसर किया जाए, या पहला क्वेश्चन को रॉन्ग आंसर किया जाए और दूसरे क्वेश्चन को सही आंसर किया जाए, तो इन दोनों जो है ना इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को सम करूंगा तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल y इक्वल टू 1 गिवन x इक्वल टू 2 आएगी। ठीक है, तो वो आप कंप्यूट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी 6/48 टोटल, ये सारी टोटल। ये आप कंप्यूट करें, देखें 6/48 आती है या नहीं, आप अपने पास कंप्यूट करें प्रोबेबिलिटी दैट स्मॉल x इक्वल टू 2 एंड स्मॉल y इक्वल टू 1, इसकी प्रोबेबिलिटी जरा कंप्यूट करें। अगर 6/48 आ रही है तो या 1/8 आ रही है तो ठीक है। अगर आ जाए तो फिर मुझे बताइएगा, आगे चलते हैं। So इसका आंसर क्या आता है? आ रहा है कि नहीं? सर आंसर है क्या? या 6/48 या 1/8? आपका क्या आ रहा है? आप उसको छोड़ें, आप मुझे बताएं आपका आंसर क्या आ रहा है? अब भी यही आ रहा है। यही आ रहा है ना, चलें ठीक है, बस अगर आ रहा है तो सही है, ये ठीक है। अच्छा ये देख लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इसमें प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन रॉन्ग आंसर, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी सम है, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये इवेंट अगर हो सकता है अगर आपने एक क्वेश्चन पूछा और वो रॉन्ग हो जाए, अगर दो पूछे उसमें से एक रॉन्ग हो, और अगर दो पूछे हो तो दोनों आप वो रॉन्ग आंसर करें। ठीक है, तो एटलीस्ट वन की ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं अगर हम इन तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को सम करें। तो आपने चूंकि जॉइंट पीएमएफ ऊपर फाइंड कर ली होगी फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को अगर आप सम करेंगे तो इस तरह आप डिफरेंट जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं सेट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करना चाहते हैं। अगर आपको जॉइंट होना है तो आप तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उस एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है ना, समझ आ गई? आगे चलें? यस जी सर। अच्छा ठीक है, इसी तरह जॉइंट और कंडीशनल पीएमएफ का जो रिलेशनशिप है उसी से रिलेटेड ये एक एग्जांपल है। इसकी स्टेटमेंट को आप पढ़ें, फिर डिस्कस करते हैं।
हो गया, पढ़ लिया। जी तो एक 6 साइडेड डाई है, उसको आपने 4 दफ़ा जो है ना वो रोल करना है। तो x एक रैंडम वेरिएबल है और y एक रैंडम वेरिएबल है। तो x क्या है, विद द नंबर ऑफ वंस एंड y विद द नंबर ऑफ टू। तो x और y की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं आपके ख्याल में? 0 to X 4 0 to 4, ठीक है। और ये x और y को अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो क्या है, ये कौन से रैंडम वेरिएबल हैं? प्रेजेंटेशन को नहीं पे करनी है, काम पे साइन करनी है। सक्सेस को अगर x रैंडम वेरिएबल को देखूं और मैं सक्सेस को कहूँ कि अगर 1 आ जाए तो सक्सेस है, अगर 1 ना आए तो फेलियर है, ठीक है। तो आपके ख्याल में x किस रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है? जी, बायनोमियल। बाइनोमियल की, हाँ,12 बाइनोमियल की, जी सर ठीक है। बाइनोम x को हमने लिखा था ना, सम ऑफ 4 x1 x2 x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, और इस तरह y को हम लिख सकते हैं y1 प्लस y2 प्लस c प्लस y4, ठीक है। एंड y1 एंड yi's एंड xi's आर बर्नौली रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, चूंकि ये बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है x और y दोनों, अगर उनको इंडिपेंडेंटली हम देखें तो ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाइनोमियल पीएमएफ को सेटिस्फाई करेगी और y की ये पॉसिबल वैल्यूज होंगी, ऐसा ही है ना। तो हमने फाइंड करना है जॉइंट पीएमएफ। तो जॉइंट के लिए आपको क्या चाहिए, मार्जिनल और फिर कंडीशनल चाहिए ना। उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास जॉइंट आ जाएगी, ठीक है। तो मार्जिनल हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अब हमने कंडीशनल पीएमएफ फाइंड करनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x गिवन कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास फर्ज करें स्मॉल y की वैल्यू जो है वो 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 में से एक रोल में आपके पास 2 आया है, ऐसा ही है ना। हेलो जी सर। तो इसका मतलब जी क्या सर। हुआ, इसका मजीद क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अगर 4 में से एक रोल में 2 आया है, तो इसका मतलब है कि 3 रोल्स में जो है वो 2 नहीं आया, यस ठीक है। तो आपके पास इसका मतलब क्या है कि इन द रिमेनिंग 4 माइनस y रोल्स आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या हैं वैल्यूज के आने की। ये तो आपको पता है कि 2 नहीं आया, लेकिन क्या आया ये आपको नहीं पता। वो क्या है, हो सकता है 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, जी सर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर आप रैंडम वेरिएबल x को देखें, गिवन दैट यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द रैंडम वेरिएबल y, तो आपके पास ये ऑप्शन बनेगा कि आपके पास टोटल 4 माइनस y मतलब ट्रायल्स हैं आपके पास, ठीक है, जिसमें से आपने देखना है कि कितनी दफ़ा मुझे सक्सेस मिली, ठीक है। और हर ट्रायल में मेरे पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अब क्या होगी, 1/5 होगी, क्योंकि मेरे पास 5 ऑप्शंस बाकी है ना। क्योंकि ये तो मुझे पता है कि y इक्वल टू अगर 1 है तो इसमें 4 में से एक रोल में जो है 2 आया है, लेकिन बाकी 3 रोल्स का मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। तो 1/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड 4/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। तो बाकी ये भी इसी तरह बाइनोमियल को ही सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक। अगर ये इक्वेशन क्लियर है तो आगे जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जॉइंट विद द कंडीशनल, तो आपके पास जॉइंट आ जाएगा। अब मार्जिनल विद द कंडीशनल, तो आपके पास जॉइंट आ जाएगी। ये क्लियर है कि नहीं? सर जो 4 माइनस y है सर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 माइनस वाई रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास अगर फर्ज करें मैं कहूँ y की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 में से एक रोल में आपके पास 2 है, ठीक है। तो आपके पास रिमेनिंग रोल कितने रह गए, 3। जी तो जी यहाँ ठीक है पे ठीक। 4 माइनस वाई इसलिए लिखा है कि अगर y की वैल्यू तो वेरी कर रही है ना, 0 1 2 3 4, तो अगर y की वैल्यू 2 है तो आपके पास रिमेनिंग रोल्स 2 रहेगा ना। तो 2 में से अब आपने देखना है कि कितनी दफा 1 आया है। जी सर जो ठीक बाइनोमियल है। डिस्ट्रीब्यूशन उसमें आपके पास n नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं और k सक्सेसेस होती हैं ना। तो अब आपके पास अगर आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी तो आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो जो बच गए वो रह गए ना। तो अगर y की वैल्यू 2 है तो आपके पास 2 ट्रायल्स बाकी रह गई या 2 रोल्स बाकी रह गए, जी सर। ठीक है। जी जी और सर। हर रोल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5 है, 1/6। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फर्ज करें y की वैल्यू 1 है तो एक रोल में तो 2 आया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि बाकी जितने भी रोल हैं उसमें 2 नहीं आया, ये तो श्योर है। तो इसका मतलब है कि 2 की आने की 0 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, और बाकी जो होंगी वो रीस्केल होंगी फ्रॉम 1/6 टू 1/5 पे, ठीक है। जी सर।
ठीक है, तो बस ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर ये समझ गए तो ठीक है, आगे एग्जांपल आप खुद ही इसको कर लेंगे। समझ आ गई ना ये? अगर नहीं आई तो बता दें। ये सर आ गई। ठीक हो गया, आगे सर। बाकी इसको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ये जो एग्जांपल है ना, ये भी रिलेटेड है कंडीशनल पीएमएफ के साथ, तो ये एज एन असाइनमेंट मैंने अपलोड की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट फ्राइडे तक ये जमा करानी है, तो ये आप लोगों ने खुद करनी है, इंशाल्लाह सर। ठीक है। और ये बस जो अभी तक जो आज हमने डिस्कस किया, ये उसकी समरी है, ठीक है। द कंडीशनिंग ऑफ एन कंडीशनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑन एन इवेंट, the conditioning of a random variable on another random variable, relationship of the joint with the conditional, और ये फिर total probability theorem, ये हमने डिस्कस किया हुआ एक्सक्यूज मी है सर। जी। सर वो जो जी। पिछली असाइनमेंट थी, फर्स्ट असाइनमेंट, वो कुछ बच्चों की एक दिन लेट हो गई थी, तो आपको ईमेल की थी उन्होंने अगले ही दिन। असल में लेट हो जाए करे तो फिर वो असल में बस वो रह जाती है। अब मेरे पास फिर वो उसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब जिन्होंने नहीं कराई ड्यू टाइम के अंदर, तो वो अब बस रह गई है उन जो असल में मैं अब कहाँ उसका रिकॉर्ड रखता फिर। सर वो अगले दिन आपको उस अगले ही दिन सुबह ईमेल कर दी थी। पिछली रात 11:59 PM की डेडलाइन थी, तो अगले दिन सुबह आप लोगों को आपको ईमेल की। ये तो देखे ना, असाइनमेंट कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जिसमें सोचना पड़े या कुछ, वो तो सीधी सीधी सॉल्व हुई है। असाइनमेंट देने का मकसद ये है सर कि फर्स्ट असाइनमेंट थी, तो उस टाइम हम पता नहीं वो उस पे आ भी नहीं रहा था डैशबोर्ड पे, तो वो कुछ बच्चों को शायद नजर नहीं आई या देर से नजर आई, तो इसलिए शायद वो डिले हो गई कुछ बच्चों की। चले वो एंड पे फिर देखेंगे, अभी फिलहाल इसको जाने दें ऐसी, क्योंकि एंड पे फिर मुझे याद कराइएगा, उस वक्त मैनेज हो जाएंगी। अभी मैं इस तरह अगर अभी करूंगा, फिर इस तरह दूसरी असाइनमेंट में कुछ लोग आ जाएंगे, फिर तीसरी में, तो फिर वो चीज़ें जो है ना मुझसे मैनेज नहीं होगी। तो एंड पे जो जो इशू होंगे वो मुझे फिर एंड पे बताइएगा। चले सही है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।